अभी तक हमने देखा कि 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने आती है। धीरे धीरे वो इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है और बैटल ऑफ पैलेसी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो इंडिया में एक टेरिटोरियल पावर बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर बढ़ रहा था, वैसे वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट भी उसके पावर को कंट्रोल करना, उसके पावर को रेगुलेट करना स्टार्ट करती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का जर्नी स्टार्ट होता है 1773 में आए रेगुलेटिंग एक्ट से और समाप्त होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। आज के इस वीडियो में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इस एक्ट के आने के पीछे का बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1800 आते आते ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका था। नए नए कंपनी खुल रहे थे, नए नए फैक्ट्री ओपन हो रही थी और प्रोडक्शन बूम पे था। तो उसको बेचने के लिए नए मार्केट की जरूरत होती है और वो नया मार्केट था इंडिया। लेकिन पूरी इंडियन मार्केट पे मोनोपोली केवल एक कंपनी का था और वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस कंपनी के मोनोपोली को 1813 में आए चार्टर एक्ट से समाप्त कर दिया जाता है और उसके पास केवल दो मोनोपोली छोड़ा जाता है कि तुम चाइना के साथ ट्रेड करो और टी में ट्रेड करो। इस दोनों एरिया में कोई दूसरा ब्रिटिश कंपनी नहीं आएगी। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1832 के आसपास एक लिबरल पॉलिटिक्स का शुरुआत होता है और इस लिबरल जो लीडर थे वहां के, वो यही चाहते थे कि इस कंपनी के पास जो दो मोनोपोली अभी बची हुई है उसको भी समाप्त कर दिया जाए और इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाए, एक यूनिफॉर्म पावर का सेंटर बनाया जाए जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगी इंडिया में, और उस पावर के सेंटर को हम लोग कंट्रोल करेंगे इंग्लैंड से। और यही कारण था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का आने का। तो चलिए देखते हैं इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में। तो जो इस एक्ट का पहला प्रोविजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रहेगी, वो एक क्राउन का एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंट बनकर इंडिया में काम करेगी, क्राउन के बिहाफ पे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल राइट को छीन लिया गया और उसको बना दिया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी जो क्राउन के बिहाफ पे इंडिया में क्या करेगी, गवर्नेंस संभालेगी। लेकिन मेन काम था कि पूरी इंडिया को सेंट्रलाइज किया जाए, पूरी इंडिया में यूनिफॉर्म लॉ लिया जाए, क्योंकि इंडिया में अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, उस अलग अलग प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर थे और वो गवर्नर अपना रूल और रेगुलेशन बनाते थे वो अपने प्रेसिडेंसी के लिए। लेकिन ये कब तक चलेगा? तो उसके लिए क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो ये प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और इनके पास जो लेजिस्लेटिव राइट था वो छीन करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया। यानी कि इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम का नींव रखा गया, जिसके बाद पूरे इंडिया को इंग्लैंड से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। और हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। लेकिन इंडिया में मोरल रिफॉर्म का भी शुरुआत हो चुका था, जैसे कि सती प्रथा को खत्म करना, स्लेवरी को खत्म करना। आपको पता है कि इंडिया में सती प्रथा को कौन खत्म किया, किसने बैन किया? तो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ लाना था, तो उसके लिए एक लॉ कमीशन बनाया गया और उस लॉ कमीशन का कौन अध्यक्ष थे, किसके अंडर, किसके प्रेसिडेंटशिप में लाया गया? तो लॉर्ड मकाले के प्रेसिडेंटशिप में। लेकिन इस एक्ट ने इंडियन के लिए भी कुछ दरवाजा ओपन किए, जैसे कि अब इंडियन भी इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम दे सकते थे, लेकिन कहां पे? इंग्लैंड में। लेकिन इस प्रोविजन को लागू नहीं किया गया। किसके विरोध में? तो कोर्ट ऑफ जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके विरोध में, विरोध करने के बाद इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। तो ये था 1833 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और इस प्रोविजन का मेन पर्पस था कि इंडिया में पावर को सेंट्रलाइज किया जाए, यूनिफॉर्म लॉ लाया जाए, और इसी लॉ का नतीजा है इंडियन पैनल कोड, इंडियन क्रिमिनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।